नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी। मेरे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जिसका दामन सफ़ेद लेकिन उस दामन पर दाग कई काले हैं। कई कोशिशें ऐसी की गई हैं कि उन दाग को धोया जाए, लेकिन अभी तक उन दागों को सिर्फ और सिर्फ पानी डालकर बहाने की कोशिश की जा रही है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है शिखर अग्रवाल। और वो शिखर अग्रवाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद सालों के अंदर ज़मीन से शिखर तक का ही सफ़र तय कर लिया है। ये वही शिखर अग्रवाल हैं जिसको बुलंदशहर दंगे के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसके ऊपर कई ऐसे चार्जेस लगे, कई ऐसे इल्ज़ामात लगे, जिसको लेकर वो सवालों के घेरे में लगातार बने रहे। लेकिन उसके बावजूद भी शिखर अग्रवाल ने अपनी जो वक़ार, अपना जो साख, अपनी जो इज़्ज़त कमाई, वो अलग चीज़ है। हम आज शिखर अग्रवाल साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे और तमाम उन पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो रात के काले अंधेरे में अब तक खोए हुए थे और दिन के उजाले का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखर अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले। और शिखर अग्रवाल साहब, शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगा, पहला सवाल, शिखर अग्रवाल की शख्सियत को हम किस तरह से देखें? एक वो शख्सियत जब यहाँ पर दंगा हुआ, सामुदायिक जो है व्यवहार और माहौल दोनों ही बिगाड़े गए। एक तो वो शिखर अग्रवाल था, एक वो शिखर अग्रवाल है जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में एक प्लेट में खाना खाता है। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। 72 वर्षों से सोई हुई निर्बलों की, वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम आपने अपने चैनल के माध्यम से किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दूसरी बात, शिखर अग्रवाल एक विचारधारा का नाम है। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्यार मुझे मिला है, निषाद पार्टी के परिवार के द्वारा जो मुझे सम्मान मिला है, आज के हालातों के अनुसार निषाद पार्टी ही मेरा परिवार है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सभ्यताएं, दोनों धर्म, दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के साथ मिली रहें और उसके बाद जो हिंदुस्तान के या उत्तर प्रदेश के गरीब हैं, निर्बल हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उन सब के लिए एक झंडे की, एक टोपी की और एक चुनाव चिन्ह की व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की गई है। तो मैं चाहूँगा सभी कम्युनिटी के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद पार्टी के साथ रहें। आप मेरे ख्याल से शिखर साहब उसी निषाद पार्टी की बात करें जो अभी हाल ही में बीजेपी के जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी से मुलाकात हुई है और सीटों के आवंटन को लेकर अभी कुछ बातचीत चल रही है, अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। शायद उसी निषाद पार्टी की आप बात कर रहे हैं और आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पद भी रखते हैं, आपको महासचिव बनाया गया है। लेकिन अग्रवाल साहब, एक बात ये बताइए कि पिछले कुछ आपकी पोस्ट देखी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आपकी देखी, आपने एक ऐलान किया था अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कि अगर बीजेपी हमारे साथ चलेगी तो ठीक है, वरना हम डॉक्टर संजय निषाद साहब को उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे। तो आखिर राह में चलते चलते ऐसा क्या हो गया कि आप लोग बीजेपी से भटक गए, भटकने के बाद फिर वापस आ गए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं और आपके दर्शकों को भी इस माध्यम से बता देता हूं कि जो पार्टी बनती है तो वो पार्टी सत्ता में आने के लिए बनती है। निषाद पार्टी सत्ता में आने के लिए ही पार्टी का उदय हुआ है। आज के जो खोए हुए मुद्दे हैं, मंझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, माली के नाम से संविधान की 66वीं सूची पर मंझवार की उपजातियों में, पर्यायवाची जातियों में हम सूचीबद्ध है। निषाद समुदाय के लोग, उनका आरक्षण दिलाने के लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता सत्ता नहीं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता समाज है। समाज को उसका आरक्षण दिलाने के लिए इस पार्टी का उदय हुआ है। और हमारी समाज से आपका मतलब ऑल कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं या फिर एक विशेष वर्ग को आप चिन्हित कर रहे हैं? सबसे पहले तो उस कौम को जिसको उजाड़ा गया है कानून बना के, जो डॉक्टर के पास 10 रोगी बैठे हुए हैं तो सबसे पहले उसे दवाई दी जाएगी जो ज्यादा रोग होगा, जिसके अंदर ज्यादा रोग होगा। किस कौम के अंदर है ये बताइए? निषाद समुदाय के अंदर सबसे ज्यादा रोग है। नॉर्दर्न इंडिया ट्राइब्स एक्ट बना के अंग्रेजों ने उन्हें उजाड़ने का काम करा। जिस कौम ने अपना सब कुछ देके 72 वर्षों का समय देके हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़े, आर्यों से लड़े, यहूदियों से लड़े, शक्ड़ों हुगड़ों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, कानून बना के जिस समाज को उजाड़ा गया, जिस समाज के बच्चे शिक्षा मांगते हैं, पढ़ाई मांगते हैं, स्कूल कॉलेज में जाना चाहते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता निषाद समुदाय को उसका हक अधिकार दिलाने की है। उसके बाद जितने भी गरीब, शोषित, वंचित है, किसी भी कौम से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो। निषाद पार्टी ने अग्रवाल साहब
अभी इलेक्शन के अंदर या फिर मैं कहूँ पिछले इलेक्शन के अंदर किसके साथ चल रही है पार्टी, किसके साथ गठबंधन है आपका? हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ में आपका गठबंधन चल रहा। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी साहब आए थे अब की बार मोदी सरकार का नारा लेकर और सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर। आखिर 2014 से लेके अब तक निषाद पार्टी की तरफ, जैसे कि आप कह रहे हैं, क्यों नहीं देखा गया भाजपा ने या किसी और पार्टी ने जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे मुद्दे इतने संवेदनशील हैं जिन पर एकदम कोई निष्कर्ष निकलना असंभव है। हमारे मुद्दे पर लंबी सोच विचार के बाद, गहन चिंतन के बाद, धारा 370 जी, ट्रिपल तलाक जी, या कोई और मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, इनसे भी ज्यादा आपके सेंसिटिव मुद्दे हैं? हाँ, हमारा जो मुद्दा है वो 578 जातियों का मुद्दा है। अच्छा। जो ओबीसी में गिनी गई हैं। ठीक। हमारा मुद्दा वो है जिसको अंग्रेजों ने कानून बनाया, उस कानून का बदलाव। हमारा मुद्दा ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो साधारण मुद्दा हो। हमने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जता के गठबंधन करा कि हमारे सामाजिक मुद्दों को, आर्थिक मुद्दों को वो हल करें। अब तक हमारे मुद्दे हल नहीं करे, निषाद समुदाय में थोड़ी असंतोष की भावना पैदा हो गई है। हमें भरोसा इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आज भी है कि जब 72 घंटों में वो स्वर्णों का आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ भी नहीं है, EWS कोटे का लागू कर सकते हैं, तो हमारा तो संविधान में लिखा हुआ आरक्षण है। तो ऐसा होता है जब कोई पार्टी किसी पार्टी का गठबंधन करती है तो एक नैतिक धर्म भी हमारा ये कहता है कि हमें अंत तक अपनी तरफ से धोखेबाजी ना करनी चाहिए। जब भगवान निषाद राज और भगवान राम गले मिले थे, धरती पर शांति आई थी, तो हम चाहते हैं धरती पर शांति रहे। और अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी किसी बातों को नहीं मानती है, जो हमारे समाज की बातों को नहीं मानती, शिक्षा, रोजगार, अधिकार की बातों को नहीं मानती, तो हमें मजबूरी में गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। अलग जाकर समाज को एक नया रास्ता दिखाना पड़ेगा। समाज आज आशाओं की निगाह से मान्यवर साहब की ओर देख रहा है। अभी क्या उम्मीद लग रही है? भाजपा मान जाएगी? 70 सीटें मांगी शायद आप? हाँ, 70 सीटों पर आपकी बात बन जाएगी? मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी से हम मिले थे जी। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मान्यवर साहब का आदेश आएगा, उत्तर प्रदेश उसी रास्ते पर चलेगा। चलिए, आपने जिक्र किया अभी राम जी का, या आपने अपनी बात को जय श्री राम के उससे जोड़ा जी। भगवान है राम जी, हम भी इज्जत करते हैं, पूरा कम्युनिटी इज्जत करती है, समुदाय इज्जत करता है जी। लेकिन राम को, कृष्ण को, अल्लाह को, जेजस को या किसी और को थोपना कैसा लगता है आपको? गलत है बिल्कुल। किसी के ऊपर किसी भगवान को थोपना या किसी धर्म को थोपना या किसी ऐसी विचारधारा को थोपना जिस विचारधारा से वो इत्तेफाक रखता हो, ये सरासर कानून में भी गलत है, संविधान में भी गलत है और हमारे मानने से भी गलत है। आपके मानने से गलत है, ठीक। तो शिखर साहब, जब आप जेल से निकले जी, हजारों की तादाद थी वहां पे और नारा सिर्फ एक, जय श्री राम जी। आखिर उस नारे से हमें आपत्ति नहीं है, हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। मुझसे अगर आप कहोगे मैं 10 बार नहीं 20 बार बोल दूंगा जय श्री राम जी। लेकिन मुझे उस जगह के नारे पे आपत्ति है कि वहां पे अगर आप कानूनी लड़ाई लड़के, बेल लेके, जमानत लेके अगर जेल से बाहर आते हैं तो आपके समर्थक या आपके चाहने वाले जय श्री राम का संबोधन करके आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो किसी कारणवश उन हालातों के अंदर जेल में बंद था जी। जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता, ट्रांसमीटर का इस्तेमाल नहीं होता, पेजर या आईफोन का इस्तेमाल नहीं होता, सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल। तो मेरी तो 7:30 बजे संध्या का वक्त था जब मैं जेल से बाहर निकला था, मेरा परवाना आया था। मुझे नहीं पता था बाहर कौन लोग आए हुए हैं, किस तरीके के लोग आए हुए हैं। मैं आया, बाहर आने के बाद लोगों ने मेरा अभिवादन जिस भी तरीके से वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो मैं क्या उनसे ये कह देता, नहीं आप मेरा अभिवादन मत करें, मुझे माला ना पहनाएं या मुझसे हाथ ना मिलाएं या गले ना मिलाएं या फोटो ना लें। जिस भी उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग आए थे। मैं आपको एक बात और बता दूँ, ठीक है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग आए, उन्होंने मेरे गले लगे, दुआ करी, ऊपर वाले का नाम लिया कि हमारा भाई, हमारे दुख दर्द का साथी जेल से बाहर निकल आया और हमारे साथ जीवन यापन करेगा। चलिए थोड़ा सा पीछे भी चल लेते हैं फिर। उस दौरान जब आप जेल में थे, उससे पहले जो कुछ हुआ वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर शिखर अग्रवाल को ही चिन्हित क्यों किया गया, पॉइंट आउट जो किया गया शिखर अग्रवाल को ही क्यों किया गया? या तो हाथ उसके जलते हैं, या तो आग बुझाने वाला हो या आग लगाने वाला हो, दो जनों के आग जलते हैं। आप किस में शामिल थे, आग बुझाने में या आग लगाने में? वास्तव में तो मैं उस दिन आग बुझाने वालों में ही शामिल था और मैं वहाँ पे जाके लोगों से मैंने शांति की अपील भी की थी कि जितने ज़्यादा शांति यहाँ हो सकती है स्थापित, उतनी ज़्यादा हमारे द्वारा कराई जाए। जब वहाँ के SDM साहब अविनाश चंद्र मौर्य तत्कालीन SDM थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप थाने चले जाइए, आपकी FIR पंजीकृत हो जाएगी। जब तक वहाँ पे कोई उपद्रव हुआ भी नहीं था, मैं थाने आया था, मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद मुझे फ़ोन पर सूचना मिली थी कि वहाँ कोई उपद्रव हो गया। मेरे तो दिल में बड़ी संवेदनाएं हैं, इंस्पेक्टर साहब के प्रति संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं सुमित के प्रति हैं। सुमित जो एक लड़का मारा गया, वो एक निर्दोष व्यक्ति था, उसके प्रति संवेदनाएं हैं।
जो हुआ हमारे शहर के लिए गलत हुआ। एक शांत बहने वाली हवा आक्रामक हो गई और बुलंदशहर का नाम एक गंदे रूप में जाना जाने लगा, एक चर्चित कांड के रूप में जाना जाने लगा। बुलंदशहर तो क्रांतिकारी धरा रही है और आज़ादी में अपने सैनिक देने वाली धरा रही है। हमारे यहाँ के कई गाँव आज भी ऐसे हैं बुलंदशहर जनपद के, जिनमें हर बच्चा एक घर से एक बच्चा फौज में रहता है। तो हम तो क्रांतिकारी गाँव के रहने वाले हैं। तो जो भी हुआ उस दिन, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख में है, मेरे दिल में ग्लानि है। चलिए शिखर अग्रवाल साहब, ये तो खैर माजी की और जो है पास्ट की बात हो गई। उसके बाद में शिखर अग्रवाल का नाम जो है बीजेपी से बहुत कनेक्टेड होने लगा। सोशल मीडिया पर हवाएं चलने लगी कि शिखर अग्रवाल को एक बड़ा पद दिए जाने वाला है, और दिया भी। मेरे ख्याल से महामंत्री का पद दिया गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर ऐसा क्या, या तो शिखर अग्रवाल में कमी हो गई या फिर भाजपा की आंखों को परखने में जो है थोड़ी सी वहाँ गलती हो गई कि शिखर अग्रवाल को 24 घंटे के अंदर अंदर पद से हटा दिया गया। ये सब जो हुआ था पद देना, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, जिनके अपने वजूद होते हैं वो बिना पद के मजबूत होते हैं जी। मेरा जो काफिला है मेरे चाहने वालों का है, मेरे लोगों का है, मेरे साथी उनकी दुआओं का काफिला है, जो मैं आज तक सारी परेशानियों को झेलने के बाद भी आपके साथ बिल्कुल स्वस्थ बैठा हुआ हूँ। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने और प्रियंका गांधी जी ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट मेरे खिलाफ संजय सिंह जी ने करी थी, जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नौजवान साथी को, एक मजबूत साथी से दूरी बनाने का विचार करा। मेरे हृदय में इस बात का एक मलाल भी रहेगा कि विपक्षी पार्टियों के कहने पे मुझे अलग किया गया। हालांकि जिन विपक्षी पार्टियों के कहने पे अखिलेश जी को, प्रियंका जी को, नहीं, अग्रवाल साहब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा जी। आपने कहा कि उनके कहने पर अलग किया गया, लेकिन जब एक स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आई थी तो बीजेपी वालों का कहना यह था कि हमारा एक व्यापारी समाज जो है इस संस्था को चलाता है, जिसके आपको महामंत्री बनाया गया था। लेकिन उस व्यापारी समाज को ये नहीं पता था कि शिखर अग्रवाल के ऊपर कोई चार्जेस हैं या फिर उसके दामन पर दाग है। इस वजह से अब उस व्यापारी संगठन ने अपनी गलती को सुधारते हुए शिखर अग्रवाल को अब उस पद से हटा दिया है। ये स्टेटमेंट उस वक्त बीजेपी नेताओं की थी जो इस वक्त आला कमान में काम कर रहे हैं। तो आपकी बात में और उनकी बात में बहुत फर्क आ जाता है। वो अपनी विचारधारा, अपने स्टेटमेंट देने के लिए स्वतंत्र हैं, और उस वक्त भी और आज के वक्त भी उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शिखर अग्रवाल को नहीं जानता है, वो फख्र के साथ कह सकता। नहीं, वो तो आपकी ख्याति से मालूम है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और संजय सिंह अगर आपके खिलाफ ट्विटर पर कुछ लिखते हैं या आपके माफिक लिखते हैं तो वो आपकी ख्याति जो है, प्रसिद्धि, वो तो सबको समझ में आती है। लेकिन सवाल कुछ और था। उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्हें लगा वो स्टेटमेंट दिया। मुझे बनाया, मैंने तो ज़बरदस्ती उनसे कोई साइन कराया नहीं था। ना बनने वाले पे कराया था ना हटने वाले पे कराया था। उनकी विचारधारा थी, उन्हें लगा कि मेरी ज़रूरत है तो उन्होंने मुझे ले लिया। उनकी विचारधारा, उन्हें लगा कि शिखर की ज़रूरत है या शिखर के होने से उनका कुछ नुकसान हो सकता है, उन्होंने हटा दिया। जनता देख रही है, 2022 का चुनाव आएगा। निषाद पार्टी में तो आप है ही महासचिव, आपको एक बड़ा पद दिया गया है और जनता भी आपके पीछे है। अब थोड़ा सा मुद्दे से थोड़ा सा और आगे को चलते हैं। आपने कहा कि निषाद पार्टी या शिखर अग्रवाल जो जाना जाता है वो मजलूमों की मदद करने से, गरीबों की, शोषितों की, पिछलों की, इसकी उसकी जो बहुत सारी बातें आपने कही, लेकिन मैंने शिखर अग्रवाल को अभी तक ऐसा देखा नहीं कि शिखर अग्रवाल ने एक बहुत बड़ी आवाज़ किसी के लिए उठाई हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी दिल्ली के अंदर राबिया उर्फ सबिया का एक रेप केस हुआ। हमारी बहन बेटी को जो है बहुत दरिंदगी के साथ में मारा गया, उसका रेप किया गया। अभी तक मैंने 2-3 मुद्दों पर आपको देखा कि आपने आवाज़ उठा दी, लेकिन खास तौर पर मैंने ऐसे मुद्दों पर शिखर अग्रवाल की आवाज़ को अभी तक उठते हुए नहीं देखा। वजह क्या है? 2 बातें हैं जी। ये देश ना तो भगवान से चलता है ना अल्लाह से चलता है, ये देश चलता है संविधान से। भगवान को मानने वाले गरीब हैं, संविधान को मानने वाले अमीर हैं। सारी समस्याओं का समाधान संविधान के अंदर है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और एक विधान। सम का मतलब है बराबर और विधान का मतलब है न्याय। सबको बराबरी का न्याय मिले, इसके लिए संविधान की स्थापना की गई। मेरी बात से सहमत है आप? क्या आज सबको बराबरी का अधिकार मिल पा रहा है? वो तो आप बताएंगे ना। आप भी जनता में रहते हैं, जनता भी आप भी तो जनता का एक पार्ट है। आपकी बात ठीक है, आपने सवाल पूछा क्या सभी को बराबरी का सम्मान मिल पा रहा है? आप मुझे इस बात पे बता दीजिए। नहीं मिल पा रहा, मैं खुद बता रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा। आप किस समुदाय की बात करें? कोई भी समुदाय हो, वजह मैं बताऊंगा आपको। बराबरी का अधिकार आज संविधान की जो स्थापना की गई, बराबरी का अधिकार देने के लिए की गई कि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। जितनी भी जाति, धर्म और जितने भी अनुयायी लोग मानने वाले हैं उन सबको बराबरी का अधिकार मिला, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत आई संविधान के बनाए हुए नियमों को ना मानने वालों पर। अब इन नियमों को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? संविधान के अनुरूप से संघ लोक के शाखा के अंदर आके इन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। जब हमारा सत्ता शासन पे कब्जा होगा,
एक राबिया के लिए लड़ने वाला शिखर अग्रवाल नहीं, ईश्वर ने चाहा, ऊपर अल्लाह ने चाहा। तो मैं वो वादा करता हूँ आपसे, जिस दिन निषाद पार्टी सरकार में आएगी, बलात्कार करने वालों के हाथ कटवा दिए जाएंगे। निषाद पार्टी का वादा। आप वादा तो कर रहे हैं, लेकिन आप गठबंधन लेके बैठे हैं ना, अभी सीटों का आवंटन चल रहा है अभी, तो आप अकेले कैसे जा सकते हैं फिर मुख्यमंत्री पद तक? या तो आप ये कहिए कि ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना आम, ना फला, हम अलग चलेंगे। 4 विधायकों को ले जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए थे। 20 विधायकों के बाद झारखंड में मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री बन गए थे। इस समय हेमंत सोरेन मांझी की सरकार झारखंड के अंदर चल रही है। 35 विधायकों के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, ईश्वर ने चाहा तो निषाद पार्टी मुख्यमंत्री बनाना भी जानती है और बदलना भी जानती है। राजभर जी का जिक्र किया आपने, असदुद्दीन ओवैसी साहब, राजभर साहब, चंद्रशेखर आज़ाद साहब, जिन्होंने अभी आसपा बनाई है और बड़ी जोर शोर से आवाज़ वो उठा भी रहे, हर मुद्दे पर पहुंच रहे। तीनों की मुलाकात हुई, कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, अंदर खाने क्या क्या हुआ। बीजेपी के लिए फ़ायदा होगा या आपके लिए फ़ायदा होगा या किसी और के लिए नुकसान? अकबरुद्दीन अवैसी तो बीजेपी के 3B के रूप में देखे जा रहे हैं। आपके सहयोगी, हमारे सहयोगी तो अगर आप नहीं सुनिए, अगर आप बीजेपी को समर्थन देते हैं और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है, तो फिर ये समझ लीजिए कि आप दोनों सहयोगी हुए ना। जिन भी लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है, उन्होंने पॉलिटिकल सुसाइड नोट अपने गले में डाल दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जानता है कि अकबरुद्दीन अवैसी से उसकी दूरियां कितनी हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान सांप्रदायिक मुसलमान नहीं है, शांति प्रिय मुसलमान है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रेम वाला मुसलमान है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान दोनों धर्मों के बीच में मजबूती चाहता। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ऐसे किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगा जो संप्रदाय की ताकत के साथ अपने आप को करना चाहती है। अग्रवाल साहब, आपको एक बात कहना चाहूँगा, जितना भी आपकी मेरी बातचीत चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, मैं अनकट चलाऊंगा और अनकट से पहले एक थोड़ी सी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, थोड़ा सा ज़रा एंगल थोड़ा चेंज कर दें, क्योंकि कुछ इधर कैमरे में कुछ दिक्कत आई। आप इधर लगा दें, ऐसे ही अनकट चलेगा। पब्लिक को यही पसंद है, रफ मटेरियल जो होगा वही पसंद चलेगा। ऊपर रख, इधर चलिए। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया था, उसकी हम अपने दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं। शिखर अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की है। अब एक और मुद्दा शिखर अग्रवाल साहब के सामने मैं लेके आता हूँ। अग्रवाल साहब, आपने जिस संविधान की आप बात कर रहे हो, उसका बेस कहाँ से रखा गया? संविधान का बेस तो पूरे दुनिया के अंदर रिसर्च करने के बाद बाबा साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर, राजेंद्र प्रसाद जी भी उस कमेटी के अंदर थे, सभी लोगों ने मिलकर ऐसा भारत के लिए संविधान बनाने की सोची जिससे भारत के अंदर शांति रहे, एकता रहे, सारे समाज एक दूसरे के साथ रहे, सारे धर्म विभिन्नताओं का देश भारत धर्मों के साथ साथ जातियों में भी बटा हुआ देश है। करीब 47-48 तो जातियाँ भारत के अंदर निवास करती हैं, करीब 45 धर्म भारत के अंदर निवास करते हैं। तो भारत को एक करने के लिए संविधान की जो स्थापना की गई, संविधान सभा के अंदर बाबा साहब ने उसकी स्थापना करी और हम संविधान को मानने वाले। ठीक है, आपने कहा आप संविधान को मान, हम सभी मानते हैं संविधान को, लेकिन जिस पार्टी के साथ में आप अभी तक गठबंधन में हैं या फिर आगे गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे बाबा साहब का जिक्र न तो कहीं आया, न कहीं बैनर पे या पोस्टर पे या कहीं पे ऐसे जिक्र किया गया कि हाँ भाई इन्होंने संविधान की स्थापना की है हमारे, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि एक नया ही कानून जो है आपकी सहयोगी पार्टी ने बना दिया है। समाज को उसका बेहतर हक दिलाने के लिए, समाज में बदलाव के लिए कई बार कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, जहर का प्याला पीना पड़ता है। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, विद्वानों के विद्वान, राजनीति के परम ज्ञानी, चाणक्य हमारे महाराज, हमने उनके दिशा निर्देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के निषाद मछुआरे समुदाय ने उनके दिशा निर्देश के अंदर उनके प्रत्येक फैसले को मानने का संकल्प लिया हुआ है। तो हमें आशा है माननीय साहब समाज के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, जनता के लिए कुछ बेहतर करेंगे। देखिए, अगर बहुत सारे ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने की सोचने लगेंगे, बहुत सारे लोग नेतृत्व करता हो जाएंगे, तो वो समाज विभिन्न तरीकों के मुद्दों में, विभिन्न विचारधाराओं में भटक जाएगा। तो हम भटकने ना देने के लिए समाज को, हमारे जो अगुआ हैं, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी माननीय संजय कुमार निषाद जी को हमने मान लिया है। तो जैसा उनका निर्देश आएगा आगे, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। शिखर साहब, अब चर्चाएं बहुत सारी हुई, बातचीत बहुत सारी, अब आपकी थोड़ी सी पर्सनल बात कर लेते हैं। पहले आप किसी संगठन में यहाँ पे मौजूद थे, जिस वक्त पे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले की बात है। उसके बाद में फिर आपको जो है जेल भी जाना पड़ा, वहाँ से आए, आपको महामंत्री बनाया गया। उसके बाद में अब महासचिव हैं। आगे क्या प्लानिंग है? MLA या फिर कुछ और निषाद पार्टी में रहेगी? क्या दायित्व आप निभाएंगे? निषाद पार्टी के लिए ही काम करूँगा आजीवन और संगठन में ही रहना चाहता हूँ।
मजबूरी में पार्टी जो आदेश देगी उसे मानना मेरा धर्म है। वैसे मैं चाहता हूं कि मैं सक्रिय राजनीति से दूर रहूं और मैं चुनाव न लड़ूं, केवल संगठन के तौर पर। चलिए एक बात और है, आपके हमारे इलाके में ये फेमस है कि शिखर अग्रवाल जो है हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है और सिर्फ वो उसी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं जिसका चेहरा बने हुआ यानी हिंदुत्व को। बाकी जो कम्युनिटी है वो आपसे थोड़ा सा खौफ खाए हुए है या फिर आपको पसंद नहीं करती, उसको भी लाने की कुछ तैयारी? ऐसा ही कोई कम्युनिटी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करती। मैं तो 45 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें पिता का दर्जा देता हूँ। मेरे पिता की उम्र 45 साल है। जो औरतें हैं उन्हें माता का दर्जा देता हूँ। जो मेरी हम उम्र बहनें हैं उन्हें मैं बहनों का दर्जा देता हूँ, चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो। और बहुत सारी कम्युनिटी हैं, हमारे यहाँ सिख भी हैं, हमारे यहाँ ईसाई भी हैं, सभी लोग, मुस्लिम भी हैं, मुझे अपना बेटा मानते हैं, प्यार करते हैं। कुछ लोग अपने अंदर खाने ईर्ष्या रखते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि तो आगे आप देखेंगे कि शिखर अग्रवाल जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, किसी और कम्युनिटी के लिए या फिर पिछड़े लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो परेशान, उनके लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे। हमेशा हमेशा मैं तो आज भी उनके लिए कार्य करना चाहता हूँ। मैंने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं, जितनी भी रैलियाँ की हैं, मैंने हमेशा ये जिक्र किया है उसके अंदर कि संविधान में लिखा हुआ हर चीज़ जो ना मानेगा वो भारत का दुश्मन है। मुस्लिमों को रहने का अधिकार या ईसाइयों को रहने का अधिकार या सिखों को रहने का अधिकार संविधान के अंदर दिया गया है। बहुसंख्यक समाज की तो ये विचारधारा होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने अल्पसंख्यक समाजों का हित रखे, उनको बचा के रखे, उन्हें प्यार दे परस्पर। निषाद पार्टी में मैं वैश्य हूँ, निषाद पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मुझे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है। ऐसे ही मुस्लिम है, हिंदुस्तान का हिंदू को ये चाहिए कि वो मुस्लिम को अपने भाई की तरह और ज़्यादा प्यार देकर रखे कि ये हमारे घर के परिवार के। चलिए अग्रवाल साहब, एक आखिरी बात और आपसे, क्या मैसेज आप जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको या फिर जो आसपास के आपके लोग हैं जो आपको जानते हैं, जो आपको दूर दूर तक आपसे जो है ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर होने वाले ये दंगे बंद होने चाहिए देश के अंदर। ये लीचिंग जितनी भी हो रही है ये बंद होनी चाहिए। इंसान को इंसान वाला प्यार ना मिल पाया तो किसी धर्म की स्थापना करना बेकार है। हर धर्म में सबसे पहले ये सिखाया गया है कि मानव वही मानव है जो मानव के काम आता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप चले, मनुष्य है वही मनुष्य औरों को मरे, तो मनुष्य को मनुष्य का साथ देना चाहिए। खून किसी का भी बहे, नस्ल आदम का खून है, हम आदम के वंशज हैं, तो हम मर्द हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, मजलूमों की इज्जत करनी, उनका सहारा बनना चाहिए, बच्चों का सहारा बनना चाहिए। और सबसे पहले आवाज़ शिक्षा की होनी चाहिए। एक शिक्षित राष्ट्र, एक शिक्षित देश में लीचिंग, लड़ाई झगड़े, चैन स्नैचिंग, बलात्कार, ये सब अपने आप कम होते चले जाते हैं। सेना का बजट जितना है और भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन शिक्षा के बजट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेबाक आवाज़ टीवी देख रहे थे आप और मैं आपके साथ अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी था। जिस तरह से इस वक्त अग्रवाल साहब ने अपनी सारी बातें रखी, हमने शुरू से लेकर आखिर तक का उनका सफरनामा एक छोटे से प्रोग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की। अब आप खुद अपने घर पर बैठकर इस वीडियो को देखने के बाद में, इस इंटरव्यू को देखने के बाद में अंदाजा लगाएं कि शिखर अग्रवाल को किस तरह से आप ट्रीट करेंगे। वही चेहरा जो आपकी जहनियत में बसा दिया गया है, हिंदूवादी, या फिर एक वो चेहरा जो सभी धर्मों को और सभी जातियों को साथ में लेकर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।